नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नए पैटर्न के तरह कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 13वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 1918 में खद्दर आश्रम की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कहां पर की गई थी? पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि खद्दर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गोविंद बल्लभ पंत ने करी थी। इसकी स्थापना इन्होंने कब करी थी? 1918 में। और कहां पे करी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काशीपुर में करी थी। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई उनके नाम, उनके वर्ष आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पेपर में पूछा जाता है, हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने कब करी थी? 1903 में अल्मोड़ा में करी थी। ठीक है। इसकी स्थापना में इनके साथ हरगोविंद पंत का भी सहयोग था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना भी करी थी। काशीपुर में प्रेम सभा इन्होंने कब बनाई थी? 1914 में बनाई थी। और काशीपुर में ही खद्दर आश्रम इन्होंने 1918 में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान राज्यों में 18वां है। जो भारत के सभी राज्य हैं, कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में? टोटल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या 18वां है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें वो राजस्थान है। ठीक है। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश आता है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। टॉप 4 एक बार पेपर में क्रम लगाने को आया था तो आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है और उत्तराखंड इस सूची में 18वें नंबर पे आता है। ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा? सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के बाद सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। और उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है। दूसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 20वां है। सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यों में तो उत्तराखंड 18वें नंबर पे है। अगर हम जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनको भी शामिल कर दें और पूरे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची को बना दें तो उत्तराखंड का स्थान उस सूची में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, 19वां होता है। ठीक है। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तराखंड से बड़ा है, वो है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल लगभग 59,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का 53,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल की झांसी की रानी ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। इनको गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क ये भी कहा जाता है। ठीक है। तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 8 अगस्त 1661 में हुआ था। ठीक है। पौड़ी के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव भी पूछा जाता है और तिथि भी पूछी जाती है कि तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है, तो 8 अगस्त आपने ध्यान रखना है। ठीक है। कतूरियों को गढ़वाली सीमाओं से खदेड़ने का काम इन्होंने किया था। काफी युद्ध इन्होंने लड़े थे और काफी वीरता से ये लड़ी थी। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो इनकी हत्या पूर्वी नयार नदी के तट पर एक कतूरी सैनिक था जिसका नाम था रामू रजवार, वह धोखे से इनकी हत्या कर देता है। ठीक है। तीलू रौतेली की स्मृति में मेला कहां पर लगता है? तो रिखड़ी खाल में इनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। इनके सम्मान में सरकार के द्वारा 2 योजनाएं शुरू करी गई हैं। पहली, तीलू रौतेली सम्मान योजना। इसे कब शुरू किया गया था? तीलू रौतेली सम्मान योजना को 2006 में शुरू किया गया। और दूसरी है तीलू रौतेली पेंशन योजना। इसे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो यहां पर आपको 3 युग्म दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? ऊसर भूमि यानी जो बंजर भूमि होती है, तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला हमारा कौन सा है? ये हमारा चमोली है, पहला वाला सही है। दूसरा, सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला, क्या ये पौड़ी है? यानी परती भूमि ऐसी भूमि जो खेती योग्य है लेकिन अभी उसको खाली छोड़ा गया है, अभी उसमें कृषि नहीं की जाती, ठीक है। तो सर्वाधिक खाली भूमि जो कृषि योग्य है वो कहां पर छोड़ी गई है? वो पौड़ी गढ़वाल में है, ये वाला सही है। सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला, क्या ये टिहरी गढ़वाल है? ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो चमोली है, ठीक है। टिहरी में सबसे कम है। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऊसर भूमि वाला, सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद, तो यहां पर इनको नोट करते हुए चले। सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद चमोली है। सबसे कम पूछेगा तो आप कहेंगे नैनीताल, ठीक है। सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला हमारा पौड़ी गढ़वाल है। सबसे कम पूछेगा तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग, ठीक है। सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला ये टिहरी गढ़वाल नहीं है, ये कौन सा होगा? ये है चमोली। और सबसे कम पूछेगा तो टिहरी में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा? अगर सबसे कम होता तब ये कथन सही होता। तो हमने तीनों में देखा कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर सबसे कम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक पूछा है तो यहां पर चमोली आना था। सबसे कम पूछा होता तब यहां पर टिहरी आता, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर कौन सी है? देखिए, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की सूची होती है उसमें उत्तराखंड की जो 2 अमूर्त धरोहरें हैं वो कौन कौन सी हैं आपने बताना है। देखिए, यूनेस्को की मुख्य रूप से 2 विश्व विरासत सूचियां होती हैं, एक होती है मूर्त सूची वाली, एक होती है अमूर्त धरोहर वाली सूची। मूर्त धरोहर वाली जो लिस्ट होती है उसमें जो भौतिक स्थल होते हैं, जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, इमारतें होती हैं या प्राकृतिक स्थल होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। ऐसी जगहों को जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। उसमें सांस्कृतिक धरोहरें शामिल होती हैं, जैसे ऐतिहासिक इमारतें, मैंने आपको कहा ऐतिहासिक स्मारक उसमें शामिल होते हैं। प्राकृतिक जो धरोहरें होती हैं जैसे नेशनल पार्क होते हैं, जैसे जैव विविधता क्षेत्र होते हैं, इस प्रकार से। और अमूर्त धरोहर सूची वो होती है जिसमें किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष संप्रदाय की जो विशेष उनकी कलाएं होती हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो उनका संगीत हो, नाटक हो, उनकी कुछ प्रथाएं हो, कुछ अनुष्ठान हो, पूजा हो, कहानियां, परंपरा, उनको शामिल किया जाता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो जल्दबाजी में आपने डी पर टिक नहीं करना है क्योंकि अमूर्त धरोहर को यहां पर पूछा है। फूलों की घाटी इसमें नहीं होगी क्योंकि ये मूर्त धरोहर सूची में शामिल होगा, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, इसको छू सकते हैं, ठीक है। अमूर्त धरोहर में रम्माण उत्सव और कुंभ मेला इसमें शामिल होगा। रम्माण उत्सव को 2009 में और कुंभ मेला को 2017 में इसमें शामिल किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जल्दबाजी में आपने गलत टिक नहीं करना है। एक और चीज, एक कंफ्यूजन रहता है कि यूनेस्को की सूची में नंदा देवी नेशनल पार्क है या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर आप आधिकारिक सूची देखेंगे, यूनेस्को की साइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों का नाम दिया गया है। तो आपने पहला रेफरेंस अब नंदा देवी नेशनल पार्क को ही देना है यूनेस्को की सूची का अगर सवाल होगा, ठीक है। अगला, झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपसे आयोग के द्वारा पूछा गया। झंडा मेला कहाँ लगता है? पहला सवाल ये आता है। झंडा मेला आपके देहरादून में लगता है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कब लगता है? तो होली के 5वें दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। और अब तीसरा सवाल आयोग ने बनाया कि ये क्यों लगता है। तो गुरु राम राय के देहरादून के पहले भ्रमण के तौर पर उनकी स्मृति में ये मेला लगता है, ठीक है। यानी इसी दिन वे यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रुके थे, यहीं पर उन्होंने दरबार साहिब की स्थापना भी करी थी। तो इसीलिए हर साल होली के 5वें दिन उनके यहाँ पर आने के प्रतीक के रूप में, उनके जन्म दिवस के प्रतीक के रूप में और यहाँ पर दरबार साहिब की स्थापना के प्रतीक के रूप में झंडा मेला लगता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर, ठीक है।
कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी थी? देखिए, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करता ये माना जाता है दुर्गा दत्त जोशी को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में और पूरे देश में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ वो 1940 में हुआ। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? तो वो हुई डाडा मंडी में 1940 में। उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन माने जाते हैं? वे जगमोहन सिंह नेगी माने जाते हैं। और पहली महिला सत्याग्रही पूछेगा तो भागीरथी देवी को आपने टिक करना है। दोनों का संबंध गढ़वाल से था। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी? दुर्गा दत्त जोशी को यहां पर आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलनों में जिनका योगदान रहा उसमें प्रताप सिंह का नाम भी आता है। ठीक है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से 3 युग्म है, कौन सा वाला गलत है? देखिए, राज्य की पहली महिला IAS कौन थी? इनका नाम था ज्योतिराव पांडे। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। राज्य की पहली महिला कुलपति ये सुशीला डोभाल हैं, ये भी सही है। राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका इनका नाम शालिनी शाह था, ये भी सही है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा गलत है? सही आंसर है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके अलावा पूछा जाता है राज्य की पहली महिला सांसद, आप कहेंगे कमलेंदुमती शाह। राज्य की पहली सैन्य अधिकारी तो कैप्टन भावना गुरनानी का नाम आप कहेंगे। राज्य की पहली महिला DGP तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य का नाम आप कहेंगे। ठीक है, अ सन ऑफ हिमालय नामक डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बनी है? एक डॉक्यूमेंट्री है 2024 में यह आई थी, अ सन ऑफ हिमालय। यह डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के जीवन पर उनके जो प्रयास रहे हैं पर्यावरण के प्रति उनको दिखाने के लिए बनी है। तो जो फिल्म है, जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है अ सन ऑफ हिमालय, इसमें किसका जीवन चरित्र, किसके प्रयास दिखाए गए हैं, किसके ऊपर यह आधारित है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के ऊपर आधारित है। इन्हीं के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, हैस्को। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या होता है? हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1979 में देहरादून में इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा गांव बचाओ आंदोलन अगर आपसे पूछेगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अनिल प्रकाश जोशी। साथ में उत्तराखंड ने हाल ही में पिछले ही वर्ष GEP को अपने यहां पर लागू किया। GEP यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, जैसे GDP होता है उसी को पर्यावरण के आधार पर किया GEP। सवाल आता है GEP को विकसित करने का श्रेय भी किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। ठीक है, राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया गया है। जो उत्तराखंड का पहला डायनासोर पार्क है इसे हल्द्वानी में बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल आता है हल्द्वानी में और क्या क्या प्रथम है? तो देश की जो पहली रामायण वाटिका बनी है वो हल्द्वानी में है। देश का जो सबसे बड़ा पॉलिनेटर पार्क है, परागण पार्क, वो भी हल्द्वानी में है। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक वो भी हल्द्वानी में बनाया गया है। ठीक है, मुनस्यारी में क्या है? तो देश का पहला लाइकन संरक्षण एवं शोध केंद्र वो मुनस्यारी में है। देश का पहला ट्यूलिप गार्डन यानी कि ट्यूलिप पार्क जो है वो भी मुनस्यारी में है। खुरपरताल नैनीताल में ये पड़ता है। यहाँ पर क्या है? पहला मॉस गार्डन वो यहाँ पर है। और लाल कुआं की बात करें तो पहला एरोमेटिक गार्डन जो है आपका वो यहाँ पर है लाल कुआं में। ठीक है, अगला, बागेश्वर में स्थित मेहरुड़ी कस्तूरी मृग की स्थापना कब हुई थी? जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग संस्थान है इसकी स्थापना आपने बतानी है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है बेसिकली, बागेश्वर के मेहरुड़ी में इसे बनाया गया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना कि बागेश्वर के मेहरुड़ी में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई। अभी देखिए इसकी स्थापना का जो करेक्शन हुआ है, अभी तक इसकी स्थापना 1977 ज़्यादातर पुस्तकों में, ज़्यादातर सोर्सेस में दी गई थी, लेकिन अब आपने इसको करेक्ट कर लेना है। जो बागेश्वर के मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है इसे 1974 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अब अगर 77 और 74 दोनों आ जाते हैं, आपने 74 को ही आंसर करना है। अब अगर आपसे इसकी स्थापना पूछेगा 74 ही आपने बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मकमल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
4 कथन यहां पर दिए गए हैं। देखिए, पहला, ब्रह्मकमल को हिमाचल में दूधा फूल और कश्मीर में गलगल कहा जाता है। क्या ये सही है? ब्रह्मकमल के कई सारे नाम हैं। ब्रह्मकमल को हिमाचल में दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में इसे गलगल कहते हैं। पहला आपका सही है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम सौगंधिक पुष्प है। सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसका स्थानीय नाम है कौल पदम। ठीक है, सौगंधिक पुष्प इसे महाभारत में कहा गया है, तो सेकंड वाला आपका गलत है। तीसरा, ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, ये वाला कथन भी आपका सही है। और चौथा, ब्रह्मकमल का फूल एरिकेसी कुल का पौधा है, गलत हो जाएगा। एस्टेरेसी कुल का पौधा है इसका फूल। ठीक है, तो दूसरा और चौथा गलत है। आपसे पूछा है इनमें से कितने कथन सही हैं? 2 कथन आपके सही हैं। कौन कौन से हैं ये नहीं पूछा है, कितने सही हैं? 2 कथन आपके सही हैं। ठीक है, कौन कौन से सही है वैसे? पहला और तीसरा। अगला, किलपुरी निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो किस जगह का प्राचीन नाम किलपुरी है? यह है आपके किच्छा का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालसी का प्राचीन नाम है कालकूट, पूछा जाता है। कौसानी का प्राचीन नाम क्या है? कौसानी का प्राचीन नाम है बलना। किच्छा का प्राचीन नाम क्या है? किच्छा का प्राचीन नाम किलपुरी है। इसके अलावा दरऊ भी इसका प्राचीन नाम है। और कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या था? यह था बिलौली गांव। ये आपको उपनाम भी याद करने हैं, प्राचीन नाम, पुराने नाम या प्रसिद्ध नाम ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सल्ट का गांधी निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए, सल्ट का गांधी ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कुछ विशेष उपनाम जोड़े गए हैं महात्मा गांधी के यहाँ के व्यक्तियों के साथ, जैसे पहाड़ का गांधी अगर आपसे पूछेगा तो पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहते हैं। कुमाऊं का गांधी अगर पूछेगा, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे को कहते हैं। इनको कुमाऊं का, इनको पहाड़ का। और बागेश्वर का गांधी किसको कहा गया? तो ये कहा जाता है दुर्गा प्रताप शाह को, इन्हें बागेश्वर का कहते हैं। ठीक है, तो सल्ट का गांधी पूछेगा हरगोविंद पंत, बागेश्वर के गांधी आप कहेंगे दुर्गा प्रसाद शाह, दुर्गा प्रताप शाह, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक है, बद्रीनाथपुरी में निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा से संगम करती है? देखिए, बद्रीनाथ धाम के निकट किन 2 नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और ऋषिगंगा का होता है। यहाँ पर 2 विकल्प है, ऋषिगंगा 1 और ऋषिगंगा 2। कौन सी ऋषिगंगा नजदीक है बद्रीनाथ धाम के? सही आंसर होगा ऋषिगंगा 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा के साथ ऋषिगंगा मिलती है, ऋषिगंगा 2 मिलती है। ठीक है, जो ऋषिगंगा 1 है बेसिकली ये पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, जो रेणी गांव में धौलीगंगा के साथ संगम करती है। तो ये अलग है, ये वाली अलग है। ठीक है, उत्तराखंड में चारागाह मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चारागाह मैदानों में यानी जो हमारे बुग्याल होते हैं, मुख्य तौर पर उचले इलाकों में घास के मैदान है हमारे, उन्हें बुग्याल कहते हैं। मुख्य तौर पर बुग्यालों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये आपने बताना है, जो चारागाह मृदा कहलाती है। इसे एल्पाइन चारागाह मृदा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मृदा की विशेषता ये होती है कि इसमें पेड़ कम पाए जाते हैं, ताकि खुले मैदान आपको देखने को मिले वहां पर, इसलिए मिलते हैं क्योंकि मिट्टी की विशेषता है कि उस मिट्टी पर पेड़ कम होंगे, ज़्यादा घास होती है और जो विशेष वनस्पतियां होती हैं, दुर्लभ वनस्पतियां होती हैं, वो आपको वहां पर मिलती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा और स्थान को यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ मिट्टी दी है, दूसरी तरफ स्थान। क्वार्ट्ज मृदा उत्तराखंड में कहाँ पर पाई जाती है? क्वार्ट्ज मृदा भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, ये पेपर में पूछा गया था। दोमट मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है उत्तराखंड में? दोमट मृदा दून घाटी में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी की बात करते हैं। लाल मिट्टी पहाड़ों की ढाल और पर्वतों के किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, और उच्च मैदानी मृदा की बात करें तो 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 4 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 2 है। 1 4 3 2 आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है?
हाथ में पहने जाने वाले आभूषण आपने बताने हैं। जो धगुला आभूषण है इसे हाथ में पहनते हैं। पौंजी, इसे भी हाथ में पहना जाता है। मुंदड़े, इसे भी हाथ में, मुंदड़ी यानी कि अंगूठी, इसे भी हाथ में पहनते हैं। गोखले आभूषण, इसे भी हाथ में पहना जाता है। ठीक है। ठवाक आभूषण की बात करें तो इसको भी हाथ में ही पहना जाता है। तो सभी के सभी आपके हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, स्थायी राजधानी चयन आयोग, जिसे हम दीक्षित आयोग कहते हैं, वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। इस आयोग की स्थापना जनवरी 2001 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इस आयोग की स्थापना बेसिकली जनवरी 2001 में होती है। बाद में इसे फिर से बंद कर दिया गया। 2002 में इसे दोबारा से स्थापित किया गया, यानी दोबारा से इसको एक्टिव किया गया। 2003 में इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र दीक्षित को नियुक्त किया गया और दीक्षित आयोग के नाम से ये जाना गया। अंततः इसने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अपनी रिपोर्ट में दीक्षित आयोग ने 5 शहरों को बतौर राजधानी के रूप में यहाँ पे सुझाया था, जिसमें देहरादून था, काशीपुर था, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण शामिल है। ठीक है। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? इसका दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है, हल्द्वानी में होता है, तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा को 2 साल के अंदर खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। यहां से भी सवाल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर डिटेल में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।